हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे जिसका नाम है टिश्यू, यानी कि हम ऊतक से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कर रहे थे। इससे पहले आपने सारा चैप्टर यहाँ पे पढ़ा है, सारे टॉपिक हमने यहाँ पे कवर किए हैं। अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। मैंने आपको हमेशा कहा है जब भी हम यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो आपको क्या करना है, ध्यान देना है कि आपने टोटल कितने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए हैं। फॉर एग्जांपल आपने 10 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए हैं। अब आप देखेंगे 10 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। जो आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं उस टॉपिक को आप फिर से पढ़ेंगे, उसके नोट्स वहाँ पे आपके पास होंगे, वो आप क्या करेंगे, फिर से रिवाइज करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया है, कुछ और क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले देख लेते हैं कि अभी तक हमने कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आया था विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज हैज डेड सेल्स, यानी कि हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए थे ऊतकों के टिश्यूज के, और उनमें से हमें यहाँ पे चूज करना था कि कौन सा टिश्यू यहाँ पे डेड सेल्स यानी कि मृत कोशिकाओं से मिलकर के बना है। जिसमें आपके पास ऑप्शन में आया था पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और एपिथेलियल टिश्यू। यहाँ पे हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की थी, क्या क्या चीजें आपने यहाँ पे सॉल्व की थी। सबसे पहले आपने क्या किया था, जो टिश्यू है, जो ऊतक है, उनको आपने कहा था कि कौन किस प्रकार का टिश्यू है, जिसमें आपने कहा जो 3 टिश्यू हैं वो यहाँ पे प्लांट टिश्यू हैं। ठीक है, वो क्या है, यहाँ पे प्लांट टिश्यू हैं। एक लास्ट जो आपके पास बचता है वो है यहाँ पे एनिमल टिश्यू। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपने ये सॉल्व यहाँ पे किया। दूसरा हमने कहा कि यहाँ पे जो 3 प्रकार के प्लांट टिश्यू हैं वो किस प्रकार के टिश्यू हैं, जिसमें हमने क्या कहा था, हमारे पास क्वेश्चन क्या आया था जब हम प्लांट टिश्यू के बारे में बात कर रहे थे। हमने कहा प्लांट टिश्यू 2 प्रकार का होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। तो आपने कहा कि ये जो ऊतक हैं ये हैं परमानेंट टिश्यू, ये यानी कि स्थायी ऊतक। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया है। फिर आपने कहा ये परमानेंट टिश्यू है, ये स्थायी ऊतक है, लेकिन किस प्रकार के परमानेंट टिश्यू है, क्योंकि हमने परमानेंट टिश्यू भी 2 प्रकार के पढ़े थे। कौन कौन से थे, हमने कहा था सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी कि सरल स्थायी ऊतक होता है, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी कि जटिल स्थायी ऊतक होता है। आपने कहा ये है सिंपल परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फिर हमने कहा देखते हैं किसका फंक्शन क्या होता है, जिसमें आपने जब पैरेन्काइमा की बात की आपने कहा स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, आपने जब स्क्लेरेन्काइमा की बात की आपने कहा कि यहाँ पे क्या करता है, इसे स्ट्रॉन्ग बनाता है, यानी कि जो मैकेनिकल सपोर्ट है वो प्रोवाइड कराएगा। और जो प्लांट के जो रिजिड भाग होते हैं, जो जटिल भाग होते हैं, उनका फॉर्मेशन करता है, जैसे कि बीज खोल हो गया है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था, हमने कहा था जो नारियल में आप रेशे देखते हैं बाहर, वो किससे बना होता है, यहाँ पे स्क्लेरेन्काइमा से। ठीक है, अगर हम कोलेन्काइमा की बात करें, हमने कहा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, लचीलापन देता है, किसे, प्लांट को। इतनी बात क्लियर है। अगर हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो हमने कहा बहुत सारे यहाँ पे फंक्शन होते हैं, जिसमें क्या होता है, हमें प्रोटेक्शन हो गया है, सिक्रीशन हो गया है, एब्जॉर्प्शन हो गया है। तो यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किए हैं। ठीक है, लास्ट में हमारा जो आंसर आया था, आंसर हमारा आया था यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। तो जब भी आप प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपने देखना है आपका क्वेश्चन क्या है, अपने आंसर को वहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, और बाकी के बचे, जैसे कि हमारा आंसर यहाँ पे आया है ऑप्शन नंबर बी, आंसर सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज स्क्लेरेन्काइमा। लेकिन आपने क्या किया, आपने 3 जो और ऑप्शन थे उससे रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन थे उन्हें भी सॉल्व किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आया था उसमें हमसे कहा गया था फाइंड आउट इनकरेक्ट सेंटेंस। आपको एक गलत सेंटेंस यहाँ पे चूज करना था, जिसमें हमारा आंसर आया था ऑप्शन नंबर सी, जिसमें कहा यह है एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स आर परमानेंट टिश्यू। क्योंकि हमने कहा है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उसका मतलब ही क्या है, विभाज्योतक ऊतक जिनमें विभाजन हो रहा है, जिनमें डिवीजन चलता चला जा रहा है। ठीक है, क्या होता है डिवीजन, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। हमने कहा था डिवीजन क्या है, जब एक सेल
अलग अलग भागों में, एक सेल है ये दो भाग में डिवाइड हो गई है, फिर से ये दो भाग में डिवाइड हो गई है, ठीक है। और इसी प्रकार से जो सेल्स हैं वो आगे डिवाइड होते चले गए। और आपने क्या देखा, आपने यहाँ पे क्या देखा, ये एक सेल से यहाँ पे 8 सेल्स बन गई हैं, यानी कि जो कोशिकाएं हैं वो विभाजित हो रही हैं और विभाजित होकर अपनी संख्या में वृद्धि कर रही हैं। इस प्रकार की कोशिकाओं को हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो यहाँ पे आपके पास पहले ही आ गया था, आपने कहा एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम, मेरिस्टेम यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। और जहाँ पे मेरिस्टेम आ गया इसका मतलब है कि ये विभाजन इनमें हो रहा है, यानी कि स्टेबिलिटी नहीं है, स्थायित्व तो नहीं पाया जा रहा है। तो ये जो ऑप्शन था ये क्या था, इनकरेक्ट था, यानी कि गलत था। और हमारे जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना था, जो गलत ऑप्शन है उसी को यहाँ पे चूज करना था। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आया था वो था गिर्थ ऑफ स्टेम इंक्रीज ड्यू टू, यानी कि जो तना है, तने की जो मोटाई है वो किसकी वजह से बढ़ती है। आपके पास आंसर आया था लेटरल मेरिस्टेम। प्रीवियस लेक्चर में हमने पूरा डायग्राम बनाया था, हमने कहा था कहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम होता है, कहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है, कहाँ पे लेटरल मेरिस्टेम होता है। तो हमने कहा जो यहाँ पे लेटरल मेरिस्टेम होता है उसके कारण जो तना है उसकी मोटाई यहाँ पे बढ़ती है। यहाँ तक की बात हम कर चुके थे, हमारे पास एक नया क्वेश्चन आ जाता है, उसमें आपसे कहा गया है विच सेल डज नॉट हैव परफोरेटेड सेल वॉल, यानी कि वो कौन सी सेल है जिसमें परफोरेटेड सेल वॉल नहीं होती, यानी कि छिद्रित सेल वॉल या फिर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ऑप्शन क्या क्या दिए गए थे, ट्रैकीड्स है, कंपेनियन सेल है, सीव ट्यूब है और वेसल्स है, ठीक है। आपके पास आंसर ऑलरेडी प्रेजेंट है, हमारा जो आंसर आता है वो है ऑप्शन नंबर बी। अब आपको क्या करना है, देखिए ये जो क्वेश्चन आया है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये अभी भी प्लांट टिश्यू से ही आपके पास क्वेश्चन आया है। और प्लांट टिश्यू से जो क्वेश्चन आया है वो किस प्रकार के टिश्यू से आया है, देखिए हमने बार बार हम रिपीट करते चले जा रहे हैं। हमने कहा जो प्लांट टिश्यू है वो दो प्रकार का है, एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक है परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब परमानेंट टिश्यू की यहाँ पे बात करेंगे क्योंकि ये जो क्वेश्चन आया है ये परमानेंट टिश्यू से ही आया है। परमानेंट टिश्यू भी हमने कहा सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। दो प्रकार के हमारे पास आए हैं। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो भी दो प्रकार के हमारे पास आए हैं, जिसमें आपने एक में पढ़ा जाइलम और एक में आपने पढ़ा फ्लोएम, ठीक है। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू से आया है, यानी कि जटिल स्थायी ऊतक से आया है, ठीक है। अब आपको ये देखना है यहाँ पे जो अलग अलग आपको सेल्स बताई गई हैं ये क्या है, जो जटिल ऊतक हैं, जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जिसमें जाइलम और फ्लोएम आप पढ़ते हैं, जाइलम और फ्लोएम अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना है। और ये जो सेल्स आपको बताई गई हैं ये उन्हीं सेल्स का एग्जाम्पल है। अब आपको देखना ये है कि ये जाइलम की कोशिकाएं हैं या फ्लोएम की कोशिकाएं हैं, ये आपके लिए आता है होमवर्क। या फिर आप अभी भी अपने नोट्स को देखेंगे और देखेंगे कि जाइलम की सेल्स कौन कौन सी होती है, यानी कि जाइलम कितनी प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना है और फ्लोएम कितनी प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। सेंटेंस बताया गया है वो ये बताया गया है कि जो आंत होती है, जो इंटेस्टाइन होती है, उसमें पाचित भोजन का अवशोषण किया जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि किस प्रकार की आंत, क्योंकि हमने जब आंत या इंटेस्टाइन के बारे में बात की थी हमारे पास दो प्रकार की आंतें आती हैं, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं कि जब भी पाचित भोजन के अवशोषण की बात आएगी तो हम बात करेंगे छोटी आंत की। इसी के साथ छोटी आंत की लेंथ कितनी होती है, आपने कहा 7.5 मीटर। ये जो छोटी छोटी क्वेश्चन है इसे आप क्या करेंगे, साथ में याद करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है। जैसे ही कोई भी टॉपिक आता है चाहे वो दूसरे चैप्टर का है फिर भी आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे उन टॉपिक्स को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो छोटी आंत है वहां पे भोजन का पूर्ण पाचन हो गया है और वहां पे पाचित भोजन का एब्जॉर्प्शन होगा। ये बात अभी तक आपको बताई गई है। क्वेश्चन अब शुरू होता है। अब क्वेश्चन यहाँ से कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। देखिए आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो आंत होती है, जो छोटी आंत है, वो पाचित भोजन का अवशोषण करती है। क्वेश्चन ये है कि वो कौन से प्रकार का एपिथेलियल टिश्यू है जो कि एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पाचित भोजन का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है।
यानी कि आपको एपिथेलियल टिश्यू का प्रकार बताना है जो कि छोटी आंत में पाया जाता है। सिंपल सा ये आपके पास क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब एपिथेलियल टिश्यू की बात आई है, क्वेश्चन में हमारे पास किसके बारे में पूछा गया है? एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियल सेल्स के बारे में हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्या है जो एपिथेलियल टिश्यू है, ये एनिमल टिश्यू के बारे में आपसे बात की गई है, क्योंकि आंत की बात हो रही है तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एनिमल टिश्यू के बारे में ही बात कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं ऑप्शंस की, कौन कौन से ऑप्शन आपके पास आए हैं। आपने कहा स्ट्रेटिफाइड, स्क्वैमस, एपिथेलियल। देखिए, जब आपने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात की थी, आपने अलग अलग प्रकार के एपिथेलियल टिश्यू पढ़े थे, ठीक है, जिसमें उनकी संरचना अलग थी, उनकी लोकेशन अलग थी। तो सबसे पहले बात की जा रही है कि वो जो एपिथेलियल टिश्यू है जो कि छोटी आंत में पाया जा रहा है, वो यहाँ पे स्ट्राइटेड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है, या कॉलमनर एपिथेलियम है, या स्पिंडल फाइबर है, या क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कुछ चैप्टर में जब आपने कुछ चीजें पढ़ी होती हैं, वो भी आपका जो ऑप्शन है, वो भी जो आपका क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकती हैं। जैसे कि जब आपने पढ़ा छोटी आंत के बारे में और आपने कहा कि छोटी आंत में इस प्रकार से क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, यानी कि अंगुली नुमा संरचना होता है, जिसे आप विलाई कहते हैं या फिर विलाई, जिसे आप क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। ये जो उंगली नुमा संरचना है, यहाँ से क्या होती है, ब्लड वेसल्स अंदर को जाती हैं और यहीं से भोजन का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। यानी कि जो विलाई होती है वो कहाँ पे पाई जा रही है, छोटी आंत में पाई जा रही है, ठीक है। छोटी आंत में पाई जा रही है तो क्या फंक्शन है यहाँ पे, ये पाचित भोजन का एब्जॉर्प्शन कर रही है, ठीक है, पाचित भोजन का एब्जॉर्प्शन कर रही है। संरचना कैसी है, हमने कहा उंगली नुमा संरचना है, उंगली नुमा संरचना है, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू हो सकता है। कॉलमनर का मतलब क्या है, यहाँ पे कॉलम जैसी संरचना होगी इस प्रकार से। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका जो आंसर है वो बी आएगा। यानी कि जो छोटी आंत है, छोटी आंत में क्या होती है, कॉलमनर एपिथेलियल होता है, जो कि क्या करता है, भोजन के अवशोषण में सहायता करता है। चलिए, इसी के साथ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, अ पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट इन विच टू लॉन्ग बोन्स ऑफ द हैंड वर डिसलोकेटेड। क्या होता है, आपको एक सिचुएशन बताई गई है कि कोई एक व्यक्ति है जिसका एक्सीडेंट हो गया है। जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो जो उसकी हाथ की जो दो बोन थी वो डिसलोकेटेड हो गई है, यानी कि अपनी जो उसकी पोजीशन थी उससे हट गई है, या फिर आप ये कहिए कि टूट गई है। टूट यानी कि दो जो बोन थी जो एक दूसरे से कनेक्टेड थी, वो एक दूसरे से क्या हो गई है, उनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो गई है, ठीक है। क्वेश्चन अब आता है, विच अमंग द फॉलोइंग मे बी पॉसिबल रीजन। इसका क्या रीजन है। सबसे पहले आप सिचुएशन को समझिए, किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है, उसकी जो हाथ की जो दो लॉन्ग बोन है, आप इनको एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो दो बोन इस प्रकार से फिक्स है, दो बोन एक दूसरे से जुड़ी हुई है। डिसलोकेटेड का मतलब है कि उनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो गई है, ठीक है, यानी कि हाथ मुड़ गया है। आपने देखा होगा किसी का हाथ जब क्या होता है, फ्रैक्चर आ जाता है या फिर चोट आ जाती है, तो जो बोन है, बोन की जो स्थिति है, बोन की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है और क्या होता है, हाथ मुड़ जाता है। हाथ मुड़ गया यानी कि बोन भी मुड़ गई है, बोन की जो स्थिति है वो वहां पे चेंज हो गई है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि क्या रीजन है कि जो बोन की जो स्थिति है वो चेंज हो गई है। क्या हुआ होगा कि जो बोन की पोजीशन है वो चेंज हो गई है, हमारा हाथ मुड़ गया है। सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो टेंडन है वो ब्रेक हो गया। पहला क्या है, जो टेंडन है वो टूट गया है। नेक्स्ट कह रहा है ब्रेक ऑफ स्केलेटल मसल्स, जो स्केलेटल मसल्स हैं वो यहाँ पे टूट गई हैं। तीसरा कह रहा है लिगामेंट यहाँ पे ब्रेक हो गया है। और चौथा कह रहा है कि एरियोलर टिश्यू ब्रेक हो गया है। ऑप्शन पढ़ के आपको इतना समझ आया है, कुछ ना कुछ ब्रेक हुआ है, कुछ ना कुछ टूटा है, जिससे कि हमारी हड्डियों की जो पोजीशन है वो यहाँ पे चेंज हो गई है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि टूटा क्या है, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए हो क्या रहा है, सिचुएशन क्या है। सिचुएशन है दो हड्डियां जुड़ी हुई है,
फिर हमने कहा डिसलोकेटेड हो गई हैं सिचुएशन, यहाँ पे जो हड्डियां हैं वो क्या हो गई हैं, उनकी पोजीशन चेंज हो गई है या फिर वो अपने आपस में एक दूसरे से क्या हो गई हैं, हट गई हैं। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, जो दो हड्डियां हैं वो बीच में जो कनेक्टेड हैं वो किसकी वजह से कनेक्टेड हैं। क्योंकि कुछ ऐसा है जैसे कि हमने कहा कि आपने क्या किया, आपने दो पेज लिए और उसे चिपका दिया है गम से, गोंद से। अब आपने कहा कि वो जो पेज है वो अलग हो गए हैं, क्यों अलग हो गए हैं, क्योंकि जो गोंद है वो खत्म हो गया है या फिर वो क्या हो गया है, वो काम का नहीं है, यानी कि वो एक्सपायर हो गया है। इसकी वजह से वो जो दो पेज हैं वो अलग हो गए हैं, यानी कि दो पेज को जोड़ कौन रहा है, गम यानी कि गोंद। अब गोंद में कोई भी फॉल्ट आ रहा है तभी वो अलग हो रहे हैं, ठीक है। सेम यही सिचुएशन आती है हमारी बोन में, जो दो बोन आपस में जुड़ी हुई है इस प्रकार से, वो किसी न किसी वजह से जुड़ी हुई है। जो दो बोन है वो डायरेक्टली आपस में नहीं जुड़ती हैं, कोई चीज उन्हें जोड़ती है, गम का काम करती है। अगर दो बोन आपस में हट गई हैं, कोई भी रीजन है, एक्सीडेंट हो गया है या कोई भी रीजन है, अगर दो बोन हट गई हैं इसका मतलब जो बीच में जो चीज उन्हें जोड़ रही थी वो यहाँ पे ब्रेक हुई है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो दो बोन हैं उन्हें कौन यहाँ पे कनेक्ट करता है। इसके लिए हमने क्या बात की थी जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, हमने कहा था BLB, BLB से हमने याद किया था, ठीक है। क्या हमने यहाँ पे याद किया था, बी से हमने कहा था बोन, ठीक है। एल से हमने कहा था लिगामेंट और बी से हमने कहा था बोन। क्या समझे इस बात से आप, ये चीज हमने जब हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे तब भी हमने ये चीज सेम वहां पे क्या की थी, डिस्कस की थी। तो इससे आप क्या समझे, आपने ये समझा कि एक बोन यहाँ पे है, एक बोन यहाँ पे है, दो बोन के बीच में क्या है, लिगामेंट है जो कि बोन को तोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, यही हमने बात की। हमने कहा एक बोन ये है, एक बोन ये है, आपस में इन बोन को जोड़ने का काम जो कर रहा है वो है लिगामेंट। अब अगर दो बोन ब्रेक हो गई हैं, दो बोन आपस में हट गई हैं या उनकी पोजीशन चेंज हो गई है, इसका मतलब लिगामेंट यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है, ठीक है। हमने कहा ये दो बोन है और दो बोन के बीच में हमने कहा यहाँ पे क्या है, लिगामेंट है, ठीक है। ये जो लिगामेंट है ये इन्हें क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। अब जब तक लिगामेंट है तब तक बोन आपस में अच्छी तरीके से क्या है, जुड़ी हुई है। अगर लिगामेंट यहाँ पे ब्रेक हो गया तो क्या होगा, जो बोन की जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। आंसर आपको मिल गया है। आंसर आपने क्या कहा, आपने कहा जब यहाँ पे लिगामेंट ब्रेक होती है तब क्या होगा, यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या हुआ होगा कि लिगामेंट यहाँ पे ब्रेक हुई होगी, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। इस क्वेश्चन में आपने क्या समझा, आपने इस क्वेश्चन में ये समझा जो बोन है, बोन को कनेक्ट करने का काम जो करती है वो है लिगामेंट। इसके अलावा आपके पास टेंडोन आता है, तो टेंडोन में आपने क्या पढ़ा था, आपने कहा था बोन और मसल्स को, बोन और मसल्स को कनेक्ट करने का काम कौन करेगा, टेंडोन करेगा। और बोन टू बोन कनेक्ट करने का काम कौन करेगा, लिगामेंट करेगा। आप दोनों में कंफ्यूज कर जाते हैं, इसीलिए हमने BLV से याद किया था। आप BLV को याद कीजिए, आपको टेंडोन खुद ब खुद याद रह जाएगा। एल से क्या है, लिगामेंट है, BLV यानी कि दो बोन के बीच में क्या है, लिगामेंट है, ठीक है। इसके अलावा बचा हमारे पास टेंडोन, तो टेंडोन क्या करेगा, यहाँ पे बोन को मसल से कनेक्ट करने का काम करेगा। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए, तो ये क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, व्हाई डूइंग वर्क एंड रनिंग यू मूव यूर ऑर्गन्स लाइक हैंड, लेग्स एक्सेट्रा, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपसे कहा जा रहा है कि जब भी आप क्या करते हैं, मूव करते हैं या फिर आप रनिंग कर रहे हैं यानी कि भाग रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होती हैं, आपके क्या होते हैं, यहाँ पे आपके जो ऑर्गन्स होते हैं वो यहाँ पे मूव होते हैं।
हमारी बॉडी में कोई भी मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब हमारे जो ऑर्गन है वो मूव कर रहे हैं। इसी सेंटेंस के बेस पे, इसी कथन के बेस पे आपने क्या करना है, यहाँ पे जो करेक्ट सेंटेंस है उसे चूज करना है। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल लिगामेंट टू मूव द बोन। जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं, और वो लिगामेंट को क्या करती हैं, पुल करती हैं, लिगामेंट को क्या करती है, खींचती हैं, जिससे कि बोन क्या करती है, मूव करती है। ठीक है, पहला ऑप्शन ये कह रहा है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द टेंडन टू मूव द बोन्स। जो स्मूथ मसल्स है वो क्या होती है, सिकुड़ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, टेंडन को खींचेंगी, और टेंडन को खींचने की वजह से बोन में मूवमेंट होता है। ध्यान से पढ़िए आपको क्या कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इससे जस्ट पहले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वो क्वेश्चन, वहां पे आपने जो भी चीजें पढ़ी हैं वो सारी चीजें इस क्वेश्चन में काम आएंगी। ठीक है, तीसरा जो ऑप्शन है वो कह रहा है स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द लिगामेंट टू मूव द बोन। स्केलेटल मसल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, लिगामेंट को खींचेंगी, और जिससे कि बोन में क्या होगा, मूवमेंट होगा। लास्ट कह रहा है स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द टेंडन टू मूव द बोन, यानी कि स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी, टेंडन को खींचेगी, टेंडन को खींचने की वजह से बोन में मूवमेंट होगा। सबसे पहले इसका जो ऑप्शन है वो है डी। जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और वो क्या करेंगी, टेंडन को खींचेंगी, जिससे कि बोन क्या होगी, यहाँ पे मूव करेगी। इतनी बात क्लियर है? तो आप अपने आंसर को यहाँ पे क्या करेंगे, नोट करेंगे। चलिए, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन हमारे पास आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है विच मसल्स एक्ट इनवॉलेंट्री। देखिए, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दो एक्शन हमारे पास आते हैं, जिसे आप ऐच्छिक और अनैच्छिक कहते हैं। इनवॉलेंट्री यानी कि अनैच्छिक, वॉलेंट्री यानी कि ऐच्छिक। ऐच्छिक का मतलब होता है जो चीजें हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं, जो भी मूवमेंट हमारी बॉडी में हमारी इच्छा से हो रहा है उसे हम कहते हैं वॉलेंट्री एक्शन, यानी कि ऐच्छिक जो क्रियाएं होती हैं। ठीक है, जो भी क्रियाएं हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में क्रियाएं कहिए या फिर आप गति कहिए, हमारे शरीर में हमारी इच्छा के बिना होती हैं, उसे हम कहते हैं अनैच्छिक या इनवॉलेंट्री। ठीक है, अब देख लेते हैं कि हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जो हमारी इच्छा से होती हैं और जो हमारी इच्छा से नहीं होती हैं। हमारी इच्छा से जो हो रहा है, जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरी टंग में मूवमेंट हो रहा है, मेरे जो लिप्स हैं उनमें मूवमेंट हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मुझे बात करनी है, और मेरा खुद पे कंट्रोल है, मैं कब बोलूंगी कब नहीं बोलूंगी मेरा खुद पे कंट्रोल है। इसका मतलब मेरी टंग में, मेरी जीभ में जो मूवमेंट हो रहा है वो मेरी इच्छा से हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ऐच्छिक क्रिया है, ये क्या है, वॉलेंट्री एक्शन है। ठीक है, अब दूसरा हमने कहा कि हमारे हृदय का धड़कना। आपने देखा होगा जो हमारा हार्ट है वो कंटिन्यूसली हार्ट बीट आपको सुनाई देती है, हमारा जो हृदय है वो 24 घंटे धड़कता है। अब जो हृदय का धड़कना है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। ऐसा नहीं हो सकता है कि जब हम चाहें हम अपने हार्ट को क्या करें, धड़कने दें, या फिर हम अपने हार्ट को ना धड़कने दें। ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। इसका मतलब हमारे हृदय का धड़कना क्या है, यहाँ पे इनवॉलेंट्री एक्शन है, अनैच्छिक क्रिया है। इतनी बात क्लियर है? तो आप क्या करेंगे, अब आप अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे, हमारी बॉडी में होने वाली जो मूवमेंट है आप उन्हें ऑब्जर्व करेंगे, और आप देखेंगे कौन से वो मूवमेंट होते हैं जिन्हें आप क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, कौन से वो मूवमेंट होते हैं जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, आपको बताना है विच मसल्स एक्ट इनवॉलेंट्री, यानी कि वो कौन सी मसल्स है जो कि इनवॉलेंट्री एक्शन को यहाँ पे करती है। पहला ऑप्शन है स्ट्राइटेड मसल्स, सेकंड है स्मूथ मसल्स, तीसरा है कार्डियक मसल्स, और चौथा है स्केलेटल मसल्स। अब जब हम बात कर रहे थे टिश्यू के बारे में, आपने मसल्स के बारे में पढ़ा था, मांसपेशियों के बारे में पढ़ा था, अलग अलग प्रकार की मांसपेशियां आपने देखी थी, और अलग अलग आपने उनके स्ट्रक्चर देखे थे। आपने देखा था कोई ब्रांच्ड है, यानी कि कोई शाखित है, कोई अशाखित है, किसी में एक न्यूक्लियस है, किसी में एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं, कोई क्या है यहाँ पे ऐच्छिक क्रियाएं कर रहा है, कोई अनैच्छिक क्रियाएं कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या आए हैं, हमने कहा पहला ऑप्शन आपके पास आया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड सही है,
यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो इनवॉलेंट्री एक्शन करते हैं वो कौन कर रहा है, स्ट्राइटेड मसल्स कर रहा है और स्मूथ मसल्स कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि सेकंड और थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही है। सेकंड का मतलब है स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। ठीक है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर थर्ड और ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पे सही है, यानी कि कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स। और लास्ट ऑप्शन कह रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट और लास्ट सही है, यानी कि स्ट्राइटेड मसल्स और स्केलेटल मसल्स। अब आपको क्या देखना है, जब हमने चैप्टर पढ़ा था हमने अलग अलग मसल्स के बारे में भी पढ़ा था और हमने देखा था उनके क्या क्या यहाँ पे एक्शन होते हैं। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, हमने कहा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बी में हमें क्या बताया गया है, सेकंड और थर्ड। ठीक है, ये दोनों ही क्या है यहाँ पे इनवॉलेंट्री एक्शन को परफॉर्म करते हैं, यानी कि अनैच्छिक क्रिया को करते हैं। अब आपको ये ध्यान देना है, अगर आपने कहा कि आपको अपना आंसर पता नहीं है लेकिन आपको इतना पता है, आपने जब कार्डियक मसल्स के बारे में पढ़ा तो हमने क्या कहा था, जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं, हमने कहा हमारे हार्ट में पाई जाती है। ठीक है, और हमारा जो हृदय धड़कता है वो क्या होता है, एक अनैच्छिक क्रिया है। तो जहां पे भी ऑप्शन नंबर थर्ड आपको दिखे वो आपका ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपको कहाँ दिखा, एक बी में दिखा और एक सी में आपको दिखा, एक यहाँ पे आपको दिखा और एक आपको यहाँ पे दिखा। ठीक है, आप सी को देखते हैं, सी के साथ आप क्या क्या आया था, यहाँ पे स्केलेटल मसल्स आया था। लेकिन आपको ये पता है कि जो स्केलेटल मसल्स है वो मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। इसी बात क्लियर है, हमने क्या बोला, आपने इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़ा था, इससे पहले जो आपके पास आंसर आया था, आपने क्या पढ़ा, स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जो स्केलेटल मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, उसके बाद क्या करती है, एंड पुल द टेंडोन, फुल क्या करेगी, टेंडोन को पुल करेगी, टेंडोन को खींचेगी। टेंडोन को खींचा तो क्या होता है, बोन में मूवमेंट होता है। क्यों, क्योंकि टेंडोन किससे कनेक्टेड है, बोन से कनेक्टेड है। यही बात हमने कही थी। देखिए आपके पास जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, क्रम से आ रहे हैं, सीक्वेंस वाइज आ रहे हैं। इससे पहला जो क्वेश्चन था उसका काम, वो जो आंसर था उसका काम आपने यहाँ पे किया। ये जो आंसर आपके पास आया है इस आंसर के द्वारा आपने अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। हमने क्या पढ़ा, हमने कहा कि दो बोन को लिगामेंट कनेक्ट कर रहा है, बोन को मसल से कौन कनेक्ट कर रहा है, लिगामेंट, टेंडोन यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है। अब स्केलेटल मसल्स ने किसे खींचा, टेंडोन को खींचा। ठीक है, किसे खींचा, टेंडोन को खींचा। जब टेंडोन को खींचा तो टेंडोन किससे कनेक्टेड है, हमने कहा टेंडोन क्या कर रहा है, मसल्स और बोन को कनेक्ट कर रहा है। तो टेंडोन ने क्या किया, फिर यहाँ पे बोन में मूवमेंट हो गया। इसका मतलब स्केलेटल मसल्स तो क्या कर रहा है, यहाँ पे मूवमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो यदि आपको ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं भी आता था फिर भी आपको इसका आंसर आप इजीली पता कर लेते। कैसे, एक तो आपको कार्डियक मसल्स के बारे में पता होना चाहिए, दूसरा आपने जो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया है उसकी सहायता से आप अपने आंसर को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा गया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट्स आर। पहला जो आपके पास ऑप्शन है वो है लोकेलाइज्ड एंड परमानेंट। आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पूछा गया, बहुत इजी है, आप बहुत बार पढ़ चुके हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पहला ऑप्शन कह रहा है लोकेलाइज्ड एंड परमानेंट, लोकेलाइज्ड होते हैं और परमानेंट होते हैं। ठीक है, सेकंड कह रहा है लोकेलाइज्ड एंड डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, कैसी सेल्स होती है, डिवाइडिंग है, विभाजन हो रहा है। लास्ट कह रहा है ग्रोइंग इन वॉल्यूम, की वॉल्यूम में ग्रो करती है। तीनों में से सबसे बेस्ट जो आंसर हमारे पास आया है लोकेलाइज्ड एंड डिवाइडिंग सेल, क्योंकि इनका नाम ही क्या है, विभज्योतक ऊतक है। तो इतनी बात क्लियर है। आप क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए सो क्लास नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आता है उसमें आपसे पूछा गया है, आपका जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस, यानी कि जो एपिडर्मिस है उसका फंक्शन कौन सा नहीं है। आपको ये बताने कि एपिडर्मिस का फंक्शन कौन सा नहीं है, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एपिडर्मिस का फंक्शन कौन सा है, जिसमें ऑप्शन कह रहा है प्रोटेक्शन फ्रॉम एडवर्स कंडीशन, सेकेंड है गैसेस एक्सचेंज, थर्ड है कंडक्शन ऑफ वाटर और लास्ट है ट्रांसपीरेशन। ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क के लिए है, ये आप क्या करेंगे, घर से करके लेके आएंगे, जिसमें आप सबसे पहले पढ़ेंगे एपिडर्मिस के बारे में। ठीक है, एपिडर्मिस क्या होती है, एपिडर्मिस का फंक्शन क्या होता है।
जब आप एपिडर्मिस का फंक्शन पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि एपिडर्मिस का फंक्शन क्या नहीं है। इतनी बात क्लियर है? तो आपने क्या करना है, जितनी भी क्वेश्चन अभी तक हमने सॉल्व किए हैं, हमने टोटल 9 क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। आपने देखना है 9 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही आए हैं, जो क्वेश्चन गलत आए हैं उसे आप घर से रिवाइज करके लेके आएंगे। इसी के साथ जो होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिया गया है वो आप पढ़ के आएंगे, एपिडर्मिस के बारे में पढ़ के आएंगे और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।